हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के प्रमुख शासकों में महाराणा सांगा के बारे में। तो महाराणा सांगा, इनका जो कार्यकाल था 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। महाराणा सांगा कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। इनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह, ये इनका नाम था। ये महाराणा कुंभा के पुत्र थे। महाराणा कुंभा के पौत्र, महाराणा कुंभा के पुत्र थे और महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र। महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र थे महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा। कुंभा के पुत्र थे और महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र थे। इनका जो जन्म हुआ 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी। 1509 ईस्वी इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 24 मई 1509 ईस्वी। अब इनके हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें। अजमेर के करमचंद पवार ने, कहाँ के? अजमेर के। कौन? करमचंद पवार। इन्होंने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था। अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा। राज्याभिषेक से पूर्व तक सांगा के आश्रयदाता थे। ये सांगा के आश्रयदाता कौन थे? करमचंद पवार, जो अजमेर के थे। ये सांगा के आश्रयदाता थे। संग्राम सिंह के शासन ग्रहण के समय दिल्ली में लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासन था। इनके समय में दिल्ली में लोधी वंश
और लोधी वंश के कौन थे? सुल्तान सिकंदर लोधी। गुजरात में कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। और मालवा में नासिर शाह खिलजी। इनका शासन था महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा के समय में। मेवाड़ के पड़ोसी राजपूत राज्यों को पुनः मेवाड़ के प्रभाव में लाने के लिए राणा सांगा ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राणा सांगा ने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसमें अगला हम अध्ययन करते हैं राणा सांगा और मालवा, इसके बारे में समझते हैं। 1511 ईस्वी में नासिरुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद महमूद खिलजी द्वितीय ये मालवा की गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1511 ईस्वी में। उसके बाद महमूद खिलजी द्वितीय मालवा की गद्दी पर बैठा, किंतु नासिरुद्दीन के छोटे भाई साहिब खान ने महमूद को हटाकर सिंहासन अधिकृत कर लिया। महमूद खिलजी को हटा करके सिंहासन अधिकृत कर लिया। किसने? नासिरुद्दीन के छोटे भाई। छोटा भाई था साहिब खां। इसने महमूद खिलजी द्वितीय को हटाकर क्या कर लिया? सिंहासन अधिकृत कर लिया। अब फरवरी 1518 में सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की सहायतार्थ गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू के दुर्ग को हस्तगत कर लिया। क्या हुआ? फरवरी 1518 में सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की सहायतार्थ, इनकी सहायता के लिए क्या हुआ? गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया। और मालवा पर आक्रमण करके
मांडू के दुर्ग को हस्तगत किया। चंदेरी के शासक मेदिनी राय के सहायता हेतु अनुरोध पर राणा सांगा ने मालवा की ओर प्रस्थान किया। अब चंदेरी का राजा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, इसकी सहायता के लिए इन्होंने अनुरोध किया राणा सांगा से। सांगा ने मालवा की ओर प्रस्थान किया। सांगा ने मालवा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन मांडू के दुर्ग के पतन के समाचार सुनकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। अब इन्होंने क्या सुना? इसके पतन का समाचार सुना। और पतन का समाचार सुना तो उन्होंने क्या किया? गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को इसके अधिकार में सौंपकर मेवाड़ चले आए। मेदिनी राय के अधिकार में सौंप दिया गागरोन दुर्ग और पुनः मेवाड़ चले आए। अब मेदिनी राय की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से महमूद ने गागरोन पर आक्रमण किया। अब महमूद ने किस पे आक्रमण किया? गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया मेदिनी राय की शक्ति को कम करने के लिए। अब मेदिनी राय ने पुनः सांगा से सहायता मांगी और सांगा पुनः गागरोन दुर्ग पहुंच गए व महमूद से युद्ध किया। किससे युद्ध किया? महमूद से। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे क्षमादान देकर मालवा लौटा दिया। तो इस प्रकार से राणा सांगा और मालवा के बीच में जो घटना हुई उसके बारे में हमने चर्चा की। अगला है राणा सांगा और गुजरात। इस पे हम समझते हैं राणा सांगा और गुजरात, इस पे हम चर्चा करते हैं। इसमें ईडर राज्य में हस्तक्षेप। मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होने के कुछ वर्षों बाद ही सांगा को ईडर राज्य में अपने समर्थक को गद्दी पर बैठाने का अवसर मिल गया, जिसके लिए उसने ईडर राज्य में हस्तक्षेप किया। राणा सांगा ने ईडर के राव बाण के पुत्र रायमल और बारमल की आपसी लड़ाई में महाराणा सांगा ने रायमल की सहायता कर उसे ईडर का शासक बनाने में मदद की। अब ईडर में क्या हुआ? राव बाण के पौत्र
यानी पौत्रों, रायमल और बारमल। अब रायमल और बारमल इनमें आपसी लड़ाई हुई। अब राणा सांगा ने रायमल की सहायता की। किसकी सहायता की? रायमल की सहायता की। राणा सांगा ने रायमल की सहायता की और उसे ईडर का शासक बनाया। इस कारण से महाराणा सांगा की गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से लड़ाई हुई। गुजरात के मुजफ्फर शाह से लड़ाई हुई। सुल्तान मुजफ्फर शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह था, परंतु उसका दूसरा पुत्र बहादुर शाह गद्दी पर बैठना चाहता था। अतः वह अपने बड़े भाई से रुष्ट होकर सांगा की शरण में मेवाड़ चला आया। राणा ने उसकी सहायता कर गुजरात को कई बार लुटवाया और गुजरात की शक्ति को निर्बल किया। गुजरात में क्या हुआ? ईडन में हस्तक्षेप के कारण राणा सांगा की सुल्तान मुजफ्फर शाह से लड़ाई हुई। किस कारण से? ईडर में हस्तक्षेप के कारण से सुल्तान मुजफ्फर शाह से लड़ाई हुई। और ये कहाँ था? गुजरात। अब मुजफ्फर शाह के जो उत्तराधिकारी थे सिकंदर शाह, ये थे उत्तराधिकारी सिकंदर शाह। लेकिन इनका एक दूसरा पुत्र था बहादुर शाह, गद्दी पर बैठना चाहता था। उत्तराधिकारी तो था सिकंदर शाह, लेकिन इसका दूसरा पुत्र था बहादुर शाह। ये गद्दी पे बैठना चाहता था। अतः वह अपने बड़े भाई से रुष्ट होकर, यानी सिकंदर शाह से रुष्ट होकर किसकी शरण में आ गया? राणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गया। और राणा सांगा ने इसकी सहायता की और गुजरात को कई बार लुटवाया, जिससे गुजरात की शक्ति निर्बल हो जाए। तो ये इस प्रकार से घटनाक्रम चला। इसी के साथ अगला हम अध्ययन करते हैं दिल्ली सल्तनत और सांगा। दिल्ली सल्तनत और सांगा, इनके बारे में समझते हैं। खातौली का युद्ध, राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली में कौन था? इस समय दिल्ली में था सुल्तान सिकंदर लोदी। इसकी मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी,
ये कब बैठा? 22 नवंबर 1517 में दिल्ली का शासक बना। राणा सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इससे इब्राहिम लोदी ने क्रूर होकर सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया एवं दोनों के मध्य 1517 में हाड़ौती की सीमा पर खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। ये युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? हाड़ौती की सीमा पर खातौली का युद्ध हुआ और इसमें किसकी पराजय हुई? इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी की पराजय। तो इस प्रकार से खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। अगला है बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध। ये था खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और राणा सांगा की विजय हुई। अब बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध, ये कब हुआ? 1519 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियां मक्कन के नेतृत्व में शाही सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में शाही सेना को बांडी के युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा। अब ये खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया। अब इब्राहिम लोदी ने पुनः बदला लेने के लिए मियां मक्कन के नेतृत्व में पुनः शाही सेना भेजी। युद्ध हुआ, बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध हुआ 1519 में और इसमें शाही सेना पराजित हुई। इस युद्ध में क्या हुई? शाही सेना पराजित हुई और पराजित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से बाड़ी का युद्ध हुआ। इसके आगे बाबर और सांगा। इनके बारे में पढ़ते हैं। राणा सांगा के समय काबुल का शासक बाबर, कहाँ का? काबुल का शासक बाबर था और बाबर का पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ये काबुल का शासक था बाबर यानी मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर लंग के वंशज उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। किसका?
उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर मुगल शासन की आधारशिला रखी। अब ये जो बाबर था इसने 20 अप्रैल 1526 इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें पराजय, किसकी पराजय हुई? इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। दिल्ली पर मुगल शासन की आधारशिला रखी। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बाबर ने राणा सांगा पर भी अपना अधिकार जमाने हेतु आक्रमण किया। बाबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना पड़ाव डाला। अब बाबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी यहाँ अपना पड़ाव डाला। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा द्वारा बयाना दुर्ग अधिग्रहित कर लिया गया। बाबर की ओर से कौन आया? मेहंदी ख्वाजा, और इसने बयाना दुर्ग पर अधिग्रहित कर लिया। बयाना दुर्ग अधिग्रहित कर लिया मेहंदी ख्वाजा ने, जो बाबर की ओर से था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या हुआ? अगला है बयाना युद्ध। अब बयाना युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 में। सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बयाना दुर्ग मेहंदी ख्वाजा ने अधिग्रहित किया था। अब बाबर की सेना को हराकर राणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। किसमें? बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527। अब बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भूसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भूसावर में लगभग 1 माह ठहरा रहा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। ये राणा सांगा की भूल कह सकते हैं अपन, या राणा सांगा की गलती कह सकते हैं।
बयाना का युद्ध राणा सांगा जीत गया बाबर से, तो उसने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़ करके भूसावर होकर के जाने लगे। जाना कहा था सीकरी, तो वो सीधा मार्ग छोड़ करके भूसावर होके जाने लगा, भूसावर से सीकरी। तो अब भूसावर में वह राणा सांगा, महाराणा सांगा भूसावर में लगभग 1 महीने तक ठहरा, और इस दौरान बाबर ने खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान संभाल लिया और वहां अपना पड़ाव डाल लिया और उचित सैन्य संचालन का बाबर को समय मिल गया। अब अगला युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। देखिए 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ, और इसके 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का जो मैदान है, युद्ध कहाँ हुआ? खानवा के मैदान में। और ये भी वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में। ध्यान रखना, भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में है वर्तमान समय में खानवा का मैदान, और यहाँ खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा के झंडे के नीचे प्राय सारे राजपूताने के राजा थे। किसके साथ थे? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया। क्या क्या? पाती पेरवन, ये क्या है? राजपूत परंपरा। इस पाती पेरवन के अंतर्गत राणा सांगा ने राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। मारवाड़ के राव गांगा एवं मालदेव, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा बारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ यानी डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, खेतसी देवलिया का रावत बाग सिंह, नरबत हाड़ा चंदेरी का मेदिनी राय, वीर सिंह देव, बीकानेर के राव जेतसी का पुत्र कुंवर कल्याणमल, जाला अज्जा आदि कई राजपूत राणा सांगा के साथ थे। वो सभी साथ में आ गए खानवा के युद्ध में। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब जाला अज्जा को, अब युद्ध में क्या हुआ, राणा सांगा इनके सिर में तीर लगा और वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए। अब राणा सांगा मूर्छित हो गए, तब क्या किया गया, जाला अज्जा जो युद्ध में उनके साथ थे, जाला अज्जा, इनको सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया। महाराणा सांगा के जो हाथी था उस पे इनको सवार कर दिया और इन्होंने युद्ध का संचालन किया और युद्ध संचालन में अपने प्राण दे दिए। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ। युद्ध में कौन विजय हुआ, बाबर। खानवा के युद्ध में बाबर विजय। खानवा के युद्ध में बाबर विजय हो गया। भयानक युद्ध में कौन जीता था, राणा सांगा, महाराणा सांगा जीता और खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ। महाराणा सांगा मूर्छित हो गए। अब इन्हें कहाँ ले गए, राजपूत बसवा गांव ले गए। बसवा गांव ये कहाँ है, जयपुर राज्य में। बसवा गांव वहाँ ले गए राणा सांगा को। कौन ले गए, राजपूत। अब क्या हुआ, चलिए आगे समझते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना। जब बयाना का युद्ध हुआ उसमें महाराणा सांगा की विजय हुई, किंतु उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी नहीं की और बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया। तो ये इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और महाराणा सांगा की पराजय होने का ये मुख्य कारण बताया गया है। राजपूतों की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलुगमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर ने इसमें कौन सी पद्धति लगाई, तुलुगमा पद्धति से युद्ध किया। किसने, बाबर ने। तो इनसे राजपूत राजा अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थी जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई थी। खानवा युद्ध के बाद भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थायी हो गया तथा बाबर स्थिर रूप से भारतवर्ष का बादशाह बन गया। यानी इस खानवा के युद्ध के बाद मुगलों का राज्य भारत में स्थायी हो गया। अब इसके बाद में, इस खानवा के युद्ध के बाद में बाबर राजपूतों पर आक्रमण कर उनकी शक्ति को नष्ट करने के लिए इन्होंने विचार किया और 19 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंचा। बाबर 19 जनवरी 1528 ईस्वी को कहाँ पहुंचा,
चंदेरी। कौन? बाबर। चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता करने तथा बाबर से बदला लेने के लिए सांगा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। अब बाबर यहाँ चंदेरी पहुंचा था। अब चंदेरी में कौन था? मेदिनी राय। अब उसकी मेदिनी राय की सहायता करने और बाबर से बदला लेने के लिए यहाँ कौन पहुंचा? बाबर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? चंदेरी। अब चंदेरी के मेदिनी राय सहायता करने व बाबर से बदला लेने के लिए सांगा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। और कालपी से कुछ दूर इरिच गांव में डेरा डाला। इरिच गांव में डेरा डाला। किसने? सांगा ने। इरिच गांव में, ये कहा था कालपी से कुछ दूर पर। उनके साथी राजपूतों ने जो नए युद्ध के विरोधी थे उनको फिर से युद्ध में प्रवेश देकर विष दे दिया। अब क्या हुआ? सांगा बाबर से युद्ध करना चाहता था, लेकिन राजपूत जो राजा थे वे इस नए युद्ध से विरोधी थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? सांगा को विष दिया। सांगा को विष दे दिया। अब सांगा को विष देने के कारण कालपी नामक स्थान पर तीस जनवरी 1528 राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। कहाँ? कालपी नामक स्थान पर। फिर उनको मांडलगढ़ लाया गया जहाँ उनकी समाधि है। समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़। राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़। तो इस प्रकार से यह घटनाक्रम चला। महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। मेवाड़ के ही नहीं, सारे भारतवर्ष के इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा का विशिष्ट स्थान है। उनके राजकाल में मेवाड़ अपने गौरव और वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए उन्हें अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट
कौन थे? सांगा, यानी संग्राम सिंह अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट थे। अब महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1528 के आसपास चित्तौड़ के राज्य का स्वामी राणा रतन सिंह हुए। कब? 5 फरवरी 1528 के आसपास चित्तौड़ के सम्राट कौन हुए? राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के राजा बने। महाराणा रतन सिंह की सन 1531 में बूंदी के राजा सूरजमल के साथ आपसी लड़ाई में मृत्यु हो गई। कब? 1531 में। बूंदी के राजा सूरजमल साथ लड़ाई हुई और उसमें रतन सिंह की मृत्यु हो गई। साथ ही सूरजमल भी मारा गया। फिर रतन सिंह के छोटे भाई विक्रमादित्य, रतन सिंह के छोटे भाई विक्रमादित्य 1531 में मेवाड़ के राजा, कौन बने? विक्रमादित्य। ये थे रतन सिंह के छोटे भाई। उनके समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इनके समय में 1533 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं से सहायता मिलने की आशा पर अपना वकील उनके पास भेजा, लेकिन उन्होंने सहायता नहीं की। किसने भेजा? बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण। और कर्मवती ने हुमायूं से सहायता मांगी। लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। अंततः कर्मवती ने सुल्तान से संधि की, तो सुल्तान से संधि कर ली। 24 मार्च 1533 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 24 मार्च 1533 सुल्तान लौट गया। और 1534 में सुल्तान ने फिर आक्रमण किया। पुनः आक्रमण किया। सुल्तान 1533 में तो लौट गया था, 1534 में पुनः आक्रमण किया
महाराणा विक्रमादित्य को तो उदय सिंह सहित बूंदी बेच दिया गया। रानी कर्मवती थी तो उसने महाराणा विक्रमादित्य को उदय सिंह सहित बूंदी बेच दिया और युद्ध तक देवलिए के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया। कहाँ का? देवलिए के रावत बाघ सिंह, इसको क्या किया? महाराणा का प्रतिनिधि। महाराणा का प्रतिनिधि बनाया रावत बाघ सिंह को, जो देवलिए का था। किसने बनाया? रानी कर्मवती ने। अब रावत बाघ सिंह दुर्ग के पाडनपोल दरवाजे के बाहर तथा राणा सज्जावत सिंह हनुमान पोल के बाहर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में बहादुर शाह की सेना विजय हुई। बहादुर शाह की सेना इस युद्ध में 1534 का जो युद्ध हुआ इसमें विजय हुई। हाड़ी रानी कर्मवती ने जोहर किया। यह युद्ध चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। किसने जोहर किया? कर्मवती ने जोहर किया और ये चित्तौड़ का दूसरा साका। तो ये था चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था वह कब हुआ था? पद्मिनी के समय, रावल रतन सिंह के समय पद्मिनी ने जोहर किया, तब चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में। और 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, कर्मवती ने जोहर किया था। इससे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बादशाह हुमायूं ने तुरंत ही बहादुर शाह पर हमला कर दिया। अब हुमायूं उस समय तो सहायता नहीं की, लेकिन इस युद्ध के बाद जब कर्मवती ने जोहर कर लिया, इसके तुरंत ही बाद बहादुर शाह पर हमला कर दिया, जिससे सुल्तान कुछ साथियों सहित मांडू भाग गया। बहादुर शाह के हारने पर मेवाड़ के सरदारों ने पुनः चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। फिर विक्रमादित्य पुनः वहां के शासक बन गए। कौन शासक बने? विक्रमादित्य पुनः शासक बन गए। 1536 ईस्वी में दासीपुत्र बनवीर ने, ये चित्तौड़ की घटना ध्यान रखनी है, 1536 ईस्वी में दासीपुत्र बनवीर इसने एक दिन रात के समय महाराणा को सोते हुए मार डाला। महाराणा विक्रमादित्य को सोते हुए मार डाला और उदय सिंह का वध करना चाहता था। उदय सिंह का भी वध करना चाहता था, लेकिन इस समय स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र, इन्होंने महाराणा विक्रमादित्य को सोते हुए मार डाला और ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था। स्वामी भक्त पन्नाधाय
इसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को बचा लिया। मेवाड़ का स्वामी बनकर बनवीर राज्य करने लगा। अब राज्य कौन करने लग गया? बनवीर। उदय सिंह द्वितीय को लेकर पन्नादाय कुंभलनेर पहुंची, कुंभलगढ़ पहुंची कुंभलनेर, और वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। उदय सिंह को कहाँ पे भेज दिया? कुंभलगढ़, और वहाँ का किलेदार था आशा देवपुरा। कुंभलनेर किलेदार। कौन था? आशा देवपुरा। इसने उदय सिंह को अपने पास रखा। 1537 में 1536 की जो घटना हुई, उसके बाद एक वर्ष बाद 1537 में कुछ सरदारों ने उदय सिंह द्वितीय को मेवाड़ का स्वामी मानकर कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक कर लिया। उदय सिंह को कहाँ का? कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ उदय सिंह द्वितीय का। पंद्रह सौ 37 में उदय सिंह ने सेना एकत्रित कर कुंभलगढ़ से ही चित्तौड़ पर चढ़ाई की और इसमें बनवीर मारा गया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह अपने पैतृक राज्य के स्वामी बन गए। कब बने? 1540 में। पैतृक राज्य यानी चित्तौड़ के स्वामी। कब बने? 1540 ईस्वी में। अब फिर उसके बाद में 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव डाली। अब महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव डाली। इसी सन से यानी इसी सन में उदय सागर भी बनाया। पंद्रह सौ 59 में उदय सागर भी बनवाया, उदयपुर शहर की नींव भी डाली। ये बनना शुरू हुआ जो 1565 में पूर्ण हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया। किसने? अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 चित्तौड़ किले पर आक्रमण। चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया किसने? अकबर ने। कब? 23 अक्टूबर 1567 में। महाराणा उदय सिंह ने मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को
अपने यहाँ शरण देकर अकबर के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अवसर उपस्थित किया। मालवा के जो पदच्युत शासक थे राज बहादुर, उनको अपने यहाँ शरण दी महाराणा उदय सिंह ने, जिससे क्या हुआ, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह राठौड़, जयमल और रावत पत्ता को सेनाध्यक्ष नियत कर कुछ सरदारों सहित मेवाड़ के पहाड़ों में चले गए। सरदार किसे बनाया, सेनाध्यक्ष बनाया राठौड़, जयमल व रावत पत्ता। इन्हें सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया और महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के पहाड़ों में चले गए। अकबर से जो युद्ध किया, जयमल और कल्ला राठौड़, अकबर से युद्ध में जयमल और कल्ला राठौड़ हनुमान पौल व भैरव पौल के बीच और रावत पत्ता रामपोल के भीतर वीर गति को प्राप्त हुए व राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। इस समय राठौड़, कल्ला राठौड़ जयमल और कल्ला राठौड़ और इसके साथ रावत पत्ता, ये वीर गति को प्राप्त हो गए और स्त्रियों ने जोहर कर लिया। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। कब किया? 25 फरवरी 1568 अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार, यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। इस समय कौन सा शाखा था? यह तीसरा शाखा। जयमल राठौड़, पत्ता और कल्ला राठौड़, इनके समय जो शाखा हुआ, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई। कहाँ खड़ी करवाई? इनकी मूर्तियां अकबर ने आगरा के किले पर। किनकी मूर्तियां? जयमल और पत्ता की पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियां बनवाई। हाथ जैसे वो हाथियों पे बैठे हुए, हाथियों पे चढ़े हुए, इनकी मूर्तियां बनवाई और आगरा के किले के द्वार पर खड़ी, यानी द्वार पर, बाहर कहाँ? द्वार पर खड़ी करवाई। महाराणा उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 ईस्वी गोगुंदा में देहांत हो गया, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह का देहांत 28 फरवरी 1572, कहाँ पे? गोगुंदा में, क्योंकि वो पहाड़ों में चले गए थे। गोगुंदा में उनका 28 फरवरी 1572 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, जहाँ पे उनकी छतरी बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन किया
और इसके साथ ही हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में भी अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजेड को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।